दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी। यूपीएसआई के अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, जहां से हमने छोड़ा था वहीं से शुरुआत करेंगे। देखिए, हमने यहां तक आपसे डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है वो किस अनुच्छेद के तहत होती है। अगर प्रश्न आ गया आपके एग्जाम में तो वो अनुच्छेद है 217। अनुच्छेद 217 के तहत राज्यों के उच्च न्यायालयों की नियुक्ति होती है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, आप बताइएगा, सोचिएगा, विचार करिएगा। इसी तरह से सिलेबस को रिवाइज भी करते रहिए। राज्यपाल किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि में अग्रिम धन दे सकता है। अग्रिम धन दे सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। यूपीएसआई में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। जैसे केंद्र स्तर पर महान्यायवादी होता है, वैसे ही राज्य स्तर पर क्या होता है, महाधिवक्ता होता है। राज्य स्तर पर महाधिवक्ता होता है। केंद्र स्तर पर महान्यायवादी एक शब्द है, महान्यायवादी। महान्यायवादी जो शब्द होता है अटॉर्नी जनरल, उसका जिक्र आर्टिकल 76 में है। जबकि अगर राज्य स्तर पर एडवोकेट जनरल की बात की जाए, यानी महाधिवक्ता की बात की जाए, तो इसका जिक्र मिलता है अनुच्छेद 165 में। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता शब्द का जिक्र मिलता है, इसके पद का प्रावधान मिलता है। जैसे आपको याद होगा कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति कहने के लिए करता है, करती जो है मंत्रिपरिषद ही है, लेकिन संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति चूंकि संवैधानिक प्रमुख है, इसलिए उसकी नियुक्ति उसके नाम से ही जानी जाती है। और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहता है, सबसे खास बात, यानी राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकता है। ठीक उसी तरह से राज्य के स्तर पर अगर आप देखेंगे तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा, क्योंकि राज्य का संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख जो होता है वो मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद होती है। तो इसकी नियुक्ति जो करेगा वो राज्यपाल ही करेगा, राज्यपाल करेगा। और इसका जिक्र अनुच्छेद 165 में है। भारतीय संविधान के संदर्भ में राज्य के महाधिवक्ता के पद का कार्यकाल का कोई नियत काल ही नहीं है, यानी सही स्तर पर जब भी राज्यपाल चाहे या मंत्रिपरिषद के रिकमेंडेशन पर राज्यपाल इसको हटा सकता है। किसी राज्य का महाधिवक्ता संबंधित राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, जैसे राष्ट्रपति के संदर्भ में महान्यायवादी। राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने भाग लेने का अधिकार राज्य के महाधिवक्ता का होता है, जैसे महान्यायवादी का होता है। ठीक उसी तरह से जैसे महान्यायवादी का होता है, ठीक उसी तरह से होता है। यह राज्य का क्या होता है, राज्य का प्रथम विधिक सलाहकार होता है, जैसे महान्यायवादी केंद्र का होता है। अनुच्छेद 168(2) के अनुसार राज्य की विधान पालिका एक सदनी या दो सदनी हो सकती है। कुछ राज्यों में दो सदनी है, जैसे उत्तर प्रदेश में 2 सदन है, और कुछ राज्यों में 1 सदन ही है। कई सारे राज्यों में 2 सदन भी मिलता है। अनुच्छेद 168 के तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया गया है। अगर लेजिस्लेचर की बात करें, हम लेजिस्लेचर शब्द की बात करें, विधायिका, लेजिस्लेचर, अगर स्टेट के बारे में हम बात करते हैं तो स्टेट के बारे में विधानसभा या विधायिका का जिक्र मिलता है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 168 में मिलता है। अब अगर अनुच्छेद 169 के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 169 किसी भारतीय राज्य में एक विधान परिषद के सृजन या समापन से संबंधित है। यानी अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है, विधान परिषद का निर्माण करना है या विधान परिषद का खात्मा करना है, तो ये सारी चीजें अनुच्छेद 169 में मिलती हैं। किसमें मिलती हैं, अनुच्छेद 169 में मिलती हैं। अब भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 500 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 500 हो सकती है। उत्तर प्रदेश में 403 सबसे ज्यादा है। राज्य विधानसभा में चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए, सेम जैसे लोकसभा। और विधान परिषद में सेम जैसे राज्यसभा, यानी 30 साल होनी चाहिए विधान परिषद में। द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थिति में विधान परिषद उच्च सदन और विधानसभा निम्न सदन होता है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जैसे केंद्र स्तर पर लोकसभा राज्यसभा होती है, वैसे ही राज्यसभा विधान परिषद और विधानसभा राज्य के स्तर पर होती है। अनुच्छेद 169(1) के अनुसार राज्य में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद तब तक कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प सदन के कुल संख्या के बहुमत उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों की 2/3 संख्या से पारित कर दे। यानी संसद कर सकती है ये काम, लेकिन इसके लिए जो शर्तें हैं वो यहाँ पे हमने बताई। आगे बढ़ेंगे।
राज्य विधानसभा द्वारा विधान परिषद हेतु पारित प्रस्ताव को संसद साधारण विधेयक की भांति सामान्य बहुमत से पारित कर सकती है। यानी राज्यों के लिए विशेष बहुमत और संसद के लिए सामान्य बहुमत के माध्यम से ये चीज हो सकता है, ये चीज हो सकती है, ये परिघटना हो सकती है। अनुच्छेद 171 के संदर्भ में अगर देखा जाए तो राज्यपाल विधान परिषद में ऐसे सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा जैसे विशेष क्षेत्रों में व्यवहारिक अनुभव रखते हैं। सेम जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य नियुक्त होते हैं। उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य लोकसभा में हैं? 80 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 80 सदस्य लोकसभा से हैं। उत्तर प्रदेश से 80 सदस्य। राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल के पास होता है। यानी अगर राज्यपाल को यह भान होता है कि राज्य की विधायिका द्वारा कोई ऐसा कानून पारित कर दिया गया है जो संघात्मक व्यवस्था को अफेक्ट करेगा, जो संघात्मक व्यवस्था को प्रभावित करेगा, अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है तो, हालांकि कई बार पॉलिटिकल रीजन से भी ये चीज होती है, संघात्मक व्यवस्था को अगर प्रभावित करने वाला कोई विधेयक या बिल विधायिका उसके पास भेजती है तो वो आपत्ति करके वो राष्ट्रपति के पास भेज सकता है और कहता है कि आप बताइए, आप इसको जो है इसका फाइनल कीजिए। ऐसा होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 202 राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। जैसे बजट का जिक्र, आपको बजट का आर्टिकल याद होगा, आर्टिकल 111, 112, तो वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द ही मिलता है, बजट शब्द नहीं मिलता है। भारत के संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द बजट के संदर्भ में मिलता है, यह शब्द मिलता है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है और यह अनुच्छेद 213 में व्यक्त किया गया है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 213 में रखा गया है, ये भी आप समझ लीजिए। अनुच्छेद 324 के तहत राज्य विधानसभा के निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति भी भारत के निर्वाचन आयोग को ही दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 179 के तहत द्वितीय परंतु के अनुसार विधानसभा के विघटन के पश्चात होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले अध्यक्ष अपने पद पर रह सकता है, जैसे स्पीकर रहता है, सेम उसी तरह से। अब संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानमंडल का सदस्य बने 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है। जैसे आप केंद्र के स्तर पर देखते होंगे, कि मंत्री अगर कोई व्यक्ति बनाया जाता है, अगर कोई व्यक्ति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल होता है, मिनिस्टर बनता है, तो 6 माह तक, 6 माह के अंदर, 6 माह विदिन 6 मंथ उसको किसी सदन का सदस्य बनना होगा। और ये राज्य के लिए भी सेम प्रक्रिया और सेम चीजें लागू हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 164(5) के तहत किया जाता है और राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। यदि राज्य विधानमंडल ऐसी विधि नहीं बनाती तो दूसरे अनुसूची में वेतन और भत्ते प्रदान किए जाएंगे। अब अगर संविधान के अनुच्छेद 174(2) की बात करें तो इसके अनुसार राज्य की विधानसभा के सत्रावसान अथवा विघटन का आदेश राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। अब राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है, यानी मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा, ऐसा नहीं कि राज्यपाल अपने मन से कर देगा, लेकिन चूंकि संवैधानिक प्रमुख है इसलिए राज्यपाल का ही नाम या राष्ट्रपति का नाम ही लिया जाता है इस संदर्भ में। मुख्यमंत्री का राष्ट्रीय विकास परिषद की भाग लेना संवैधानिक कर्तव्य न होकर एक प्रशासनिक कर्तव्य है। यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको एनडीसी कहा जाता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, आपको याद होगा कि हमने इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था और इसका गठन किया गया था 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसमें सारे सीएम, सारे राज्यों के सीएम इसके सदस्य होते हैं, लेकिन ये इनका संवैधानिक दायित्व तो नहीं है उसमें हिस्सा लेना, ये एक प्रशासनिक दायित्व है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी है इनकी, न कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। सुचेता कृपलानी जो थी वो किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ये कब से कब तक रही? ये 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। नई व्यवस्था के अनुसार जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, जो पहले 6 साल था। यानी आर्टिकल 370 को जब से निष्प्रभावी किया गया, आप एक चीज समझ लो, आपको बता देता हूं, ये चीज आपको हमेशा काम आएगी। जब से 370 निष्प्रभावी किया गया, आपको याद होगा 2019 में, अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लागू किया गया था और
उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित विशेष आर्टिकल जो 370 था, ये विशेष दर्जा देता था जम्मू कश्मीर को, जिसको अलग विधान अलग झंडा इसकी बात करते थे वहाँ। जब इसको निष्प्रभावी कर दिया गया तो इसके निष्प्रभावी करने के बाद भारत के जो भी नियम हैं, जैसे भी नियम हैं जो भारत के अन्य राज्यों में लागू होते हैं वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे। तो भारत के अदर राज्यों में जो विधानसभा का कार्यकाल है वो आपको पता है 5 साल है। तो अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में पूछता है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ना सोचने समझने की आवश्यकता है। दिमाग में रखिए कि जो भी नियम कायदे कानून भारत भूमि पर लागू होंगे, भारत भूमि पर अदर राज्यों के संदर्भ में लागू होंगे, वो नियम कायदे कानून जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भी लागू होंगे। इसमें एकदम सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। 2019 के बाद अब जम्मू कश्मीर में वो सारे नियम लागू होते हैं जो भारत में लागू होते हैं। इवन रिजर्वेशन के मामले में भी SC ST रिजर्वेशन जो जम्मू कश्मीर में दूसरे तरीके से था, अब वहाँ भी भारत के संविधान के हिसाब से ही सारी चीज़ें वहाँ लागू होती हैं। तो इसमें कोई शक शुबह आपके अंदर ना रहे। नारायण दत्त तिवारी एक ऐसे एकमात्र राजनीतिज्ञ हैं जो उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री बने। कैसे? जब उत्तराखंड नया राज्य बनता है, जब उत्तराखंड नया राज्य बनता है तो ये वहां के भी मुख्यमंत्री बनते हैं, कांग्रेस के लीडर थे ये। उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री अगर कोई हैं तो वो अखिलेश यादव हैं, जो 38 साल की उम्र में लगभग मुख्यमंत्री बन गए थे। चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा भारत के प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया है। मायावती एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 4 बार अलग अलग कार्यकालों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया है। केरल राज्य विधानसभा चुनाव में पहली बार आदर्श आचार संहिता पेश की गई थी, सबसे पहली बार। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 403 हैं, ये मैंने आपको ऊपर बताया अभी। विधान परिषद में 100 सदस्यों का चयन किया जाता है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 80 सदस्य हैं। यहाँ लोकसभा भी लिख लीजिए, जब इतनी बातें हो ही रही हैं तो लोकसभा को क्यों छोड़ा जाए। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा का भी जिक्र कर लेते हैं। लोकसभा में 80 हैं, विधानसभा में 403 हैं, विधान परिषद में 100 हैं और राज्यसभा में है 31। ये याद रख लीजिए। अब हम उच्च न्यायालय का जिक्र करेंगे। आपको पता है उच्च न्यायालय का जिक्र करें उससे पहले थोड़ी बातचीत, जो भारत की जो उच्च न्यायालय या जो जुडिशरी की प्रणाली है, भारत में जो जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशरी की जो प्रणाली है वो पिरामिड नुमा है, ऐसे है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट, और फिर हाई कोर्ट्स होते हैं, और फिर जो है अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट सब कोर्ट्स, जो जितने कोर्ट्स होते हैं वो सब दीवानी कोर्ट वगैरह सब यहाँ नीचे होते हैं। और ये एकात्मक व्यवस्था है, एक तरह की एकात्मक व्यवस्था, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोई जजमेंट दिया और कोई नियम सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट से बना तो उसको सारे न्यायालय मानेंगे, और हाईकोर्ट ने अगर दिया तो हाईकोर्ट के अंदर आने वाले जो अदर न्यायालय हैं वो हाईकोर्ट की बात मानेंगे। और अगर कोई मान लीजिए कि लोअर कोर्ट कोई डिसीजन देता है और ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के किसी डिसीजन से डिफरेंट होता है, तो ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इसको खारिज कर सकता है, खारिज कर देता है। ये चीज़ भी आप समझिएगा। इसको इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। अभिलेख न्यायालय यानी इसके जो जजमेंट्स होते हैं वो एक तरह से लोअर कोर्ट्स पर नियम की तरह काम करते हैं, नियम की तरह काम करते हैं, इसलिए इसको अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। इसको भी थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। और मैंने बताया एकात्मक व्यवस्था होती है, तो ये चीज़ है। अब सबसे पहले ये है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं तो इनकी नियुक्ति कौन करता है। एक चीज़ समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप देख रहे होंगे कि विधानसभा या विधायिका के मामले में सेंटर और स्टेट लगभग सिमिलरली वर्क करते हैं, सिमिलरली काम करते हैं। अगर संवैधानिक प्रमुख केंद्र का राष्ट्रपति है तो राज्य का राज्यपाल है। अगर वास्तविक प्रमुख केंद्र का प्रधानमंत्री है तो राज्य का लगभग कह सकते हैं आप मंत्रिपरिषद सहित मुख्यमंत्री है। अगर केंद्र का प्रथम विधिक जो सलाहकार होता है या विधिक सलाहकार जिसको अटॉर्नी जनरल बोला जाता है, वो अगर महान्यायवादी है आर्टिकल 76 से जिसको होता है, जिसका अपॉइंटमेंट होता है, तो राज्य के लिए एडवोकेट जनरल है।
यानी आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लगभग वो सारी चीज़ें आप स्टेट के संदर्भ में भी देखते हैं और केंद्र के स्तर पर भी देखते हैं। लेकिन न्यायालय के मामले में बात थोड़ी सी पलट जाती है। कैसे पलट जाती है? अगर इसी फॉर्मूले को, जो विधायिका का फॉर्मूला है, कार्यपालिका का फॉर्मूला है, न्यायपालिका पर भी अप्लाई किया जाए। जब मैं कहता हूं कि न्यायपालिका का स्ट्रक्चर एकात्मक है, यूनिटरी है, एकात्मक है, तो इसका मतलब यही होता है राज्य की जो विधायिका है और राज्य की कार्यपालिका है उसकी संरचना लगभग केंद्र की तरह ही है। लेकिन न्यायपालिका के मामले में चीजें बदल जाती हैं। कैसे बदल जाती हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। एक कमेटी होती है, उसके रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति करता है कॉलेजियम के माध्यम से। और हाई कोर्ट के जजों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। अगर जो बात मैंने बताई, अगर विधायिका और कार्यपालिका की उन शक्तियों का बंटवारा अगर केंद्र और राज्यों में जो लागू हो रहा था, अगर उसको न्यायपालिका पर भी अप्लाई किया जाता तो उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति राज्यपाल करता। लेकिन यहां बात ऐसी नहीं है, राज्यपाल नहीं करता है बल्कि राष्ट्रपति ही करता है। और उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने की प्रक्रिया होती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की अधिकतम जो आयु होती है वो होती है 65 साल, और राज्यों के हाईकोर्ट की जो जजों की अधिकतम आयु होती है वो 62 साल होती है। राष्ट्रपति के पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके कार्यकाल से हटाने की शक्ति है जब वो संसद के प्रत्येक सदन के एक प्रस्ताव द्वारा पारित किया जाए। यानी संसद ही उसको हटा सकती है, राज्य विधानसभा नहीं हटा सकती है। इसीलिए जो न्यायपालिका की संरचना है वो एकात्मक है, यानी केंद्र के स्तर भी संचालित होती है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 219 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्तों का भुगतान संबंधित राज्य की संचित निधि द्वारा दिया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इनकी जो पेंशन होती है वो भारत की संचित निधि पर आधारित होता है। भारत की संचित निधि, भारत सरकार की, यानी केंद्र की संचित निधि पर आधारित होता है। वेतन राज्य सरकारें इनको देती हैं, लेकिन पेंशन जो है वो केंद्र सरकार देती है। ये थोड़ा सा एक विशेष चीज है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कर सकते हैं। भारत के संविधान का अगर अनुच्छेद 226 देखा जाए तो उच्च न्यायालयों को याचिका जारी करने का अधिकार होता है। जैसे आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट, संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों और अधिकारियों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है। भारत की संसद के पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। यानी पार्लियामेंट अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी हाईकोर्ट को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए स्थापित किया जा सकता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को जो स्थानांतरण के लिए जो प्रक्रिया होती है ट्रांसफर की, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों तथा 2 संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। ये चीज है। वर्तमान में इलाहाबाद में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अनुमोदित संख्या 160 है, प्रयागराज कहते हैं जिसको। मद्रास के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862 में हुई थी। 1862 में हुई थी। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया, वो प्रश्न है। भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार 1862 में यहीं स्थापित की गई थी। कहाँ? मद्रास में स्थापित की गई थी। 1866 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के बाद भारत में चौथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठ सीट को 1869 में आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो 25 है। वर्तमान में अगर उच्च न्यायालयों की संख्या देखेंगे भारत में तो वो 25 है। कितनी है? वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या भारत में है 25 उच्च न्यायालय हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 36 हैं। तो कई सारे उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी अधिकारिता जो है वो 1 से अधिक राज्यों तक है। ये मैंने बात बताई ना, संसद के पास ये शक्ति है कि वह किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता को 1 स्टेट से बढ़ाकर 2 स्टेट, 3 स्टेट कर सकती है।
जुरिस्डिक्शन। अब राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये राज्य के राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल करते हैं, और राज्य के उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करके ही किया जाता है। किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करके राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगर भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 की बात करें तो अन्य शर्तों के अतिरिक्त कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा है एक व्यक्ति को जिला न्यायाधीश का पात्र होना चाहिए। 7 वर्ष तक अधिवक्ता हो, वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, कम से कम ये न्यूनतम शर्त है इसकी, तभी वो जो है ये बन सकता है। ये चीज दिमाग में रखिएगा। अब कानून बनाने का अधिकार, ये देखेंगे कानून बनाने का अधिकार। तो कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? जब हमने सरकार के 3 अंगों की बात की थी, आपको याद होगा, शुरुआत में हमने डिस्कस किया था। चलिए फिर से डिस्कस करते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं। सरकार जो होती है उसके 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तीन अंग होते हैं ये। विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना, कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है? कानूनों का कार्यान्वयन एवं प्रशासन। न्यायपालिका का काम क्या है? संविधान की रक्षा, संविधान की व्याख्या। बहुत सारी चीजें संविधान में स्पष्ट नहीं होती हैं, तो न्यायपालिका का काम होता है संविधान की व्याख्या, विवादों का निपटारा, और एक थोड़ा सा आजकल ज़्यादा चल रहा है जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता। या कई बार जो है न्यायपालिका खुद ही कोई मैटर अपने पास बुला लेती है, सुओ मोटो कहा जाता है उसको। जब खुद कोई चीज़ हो जाए, सुओ मोटो, स्वतः संज्ञान ले लेती है किसी मैटर का, या जनहित याचिकाओं के माध्यम से, तो ये भी एक क्रिया होती है। तो विधायिका जो होती है केंद्र स्तर पर, अगर हम केंद्र स्तर पर देखेंगे तो विधायिका 2 भागों में बटी होती है, लोकसभा, राज्यसभा। अगर केंद्र के स्तर पर हम देखें तो केंद्र के स्तर पर लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सदन। राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन, उच्च सदन कहा जाता है। जो कार्यपालिका होती है केंद्र स्तर पर, मंत्रिपरिषद, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। मैंने बताया भी था एक बार किसी लेक्चर में, बातचीत मुझे याद है, कि क्यों लोकसभा के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव डायरेक्टली जनता द्वारा होता है। और आपको पता है कि डेमोक्रेसी में बी द पीपल ऑफ इंडिया, जब हम कहते हैं बी द पीपल ऑफ इंडिया, इट मीन्स द पीपल ऑफ इंडिया आर द सेंटर ऑफ दिस सिस्टम। इस देश के लोग, इस देश के नागरिक इस पूरी व्यवस्था के सेंटर में है। इस देश की व्यवस्था, इस देश की कार्यप्रणाली, इस देश की सरकार, इस देश की न्यायपालिका, इस देश की विधायिका, सब कुछ, इस देश का प्रशासन, सब कुछ लोगों के लिए है, फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। सिस्टम जो है भारत के नागरिकों की वजह से है, भारत के नागरिकों के लिए है। इसीलिए डेमोक्रेसी को फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल कहा जाता है। लोगों से, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन है, ये डेमोक्रेसी है।
और अगर लोग केंद्र में हैं, अगर नागरिक केंद्र में हैं, तो उस संरचना को, उस व्यवस्था को, उस सदन को ज़्यादा शक्ति प्राप्त होगी जिस सदन में लोगों के द्वारा डायरेक्टली प्रतिनिधि आए हैं। अब लोकसभा में आप डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हो। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को आपका सांसद, आपका विधायक रिप्रेजेंट करता है, यानी आपकी आवाज सदन में उठाता है, आपकी मांगें, आपकी समस्या, आपकी प्रॉब्लम्स को सदन में उठाता है। अब चूंकि लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी के माध्यम से आप अपने मेंबरान को चुनते हैं, इसलिए जो लोकसभा जो होती है, इसके प्रति मंत्रिपरिषद जो होती है, कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद, उत्तरदायी होती है। सेम चीज राज्यों के संदर्भ में भी होती है। अगर राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम देखें, यूपीएसआई की क्लास है ये, तो उत्तर प्रदेश में 2 सदन हैं, आपको पता है, विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा में 403 सदस्य हैं, विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। अब विधान परिषद उच्च सदन है, विधानसभा निम्न सदन है। विधानसभा में डायरेक्टली लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग पहुंचते हैं, इसलिए विधानसभा के प्रति ही राज्य की कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का कार्यान्वयन करती है, प्रशासन का काम करती है, और वो सारी व्यवस्था का काम करती है, योजनाओं को इंप्लीमेंट करवाती है। और इसके अतिरिक्त लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका में जो भी कार्य आते हैं, उन कार्यों को कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। न्यायपालिका का काम जो होता है, जुडिशरी का काम क्या होता है कि अगर कार्यपालिका या विधायिका द्वारा कोई काम ऐसा किया गया जो संवैधानिक नहीं है, तो जुडिशरी ये महोदय क्या करते हैं, ये बताते हैं कि भैया ये तुम्हारा जो काम है ये असंवैधानिक है, और अगर तुम्हारा काम असंवैधानिक है तो हम इस काम को नलिफाई कर देंगे, यानी शून्य कर देंगे, अवैध करार दे देंगे। आपको याद होगा, ना केवल कानून बल्कि वो सारी नीतियां, वो निर्णय जो किसी न किसी तरह से संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ खड़े होते हैं, उसको न्यायालय जो है नलिफाई कर देता है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश सरकार का एक आदेश आया था कि सब अपने दुकान पे अपने नाम लिखें, तो उसमें जो है कोर्ट ने एक्शन लिया और कहा कि ये कदम संवैधानिक संप्रभुता के विरुद्ध है, भारत की संवैधानिक जो यात्रा है उसके विरुद्ध है, और न्यायालय ने ये कार्यवाही की। इसके अतिरिक्त आपको याद होगा कि 2015 में नेशनल जुडिशियल सर्विस कमीशन बनाया गया था, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाया गया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसके माध्यम से जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। और इस पूरी नियुक्ति आयोग को न्यायपालिका द्वारा नलिफाई कर दिया गया, कह दिया गया कि ये संविधान विरुद्ध कदम है, क्योंकि न्यायपालिका की सॉवरेंटी, न्यायपालिका की इंडिपेंडेंस इस कदम से खतरे में पड़ जाती। इसीलिए भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र को चेक एंड बैलेंस के नाम से जाना जाता है। इस पूरी व्यवस्था को शक्ति संतुलन का सिद्धांत जिसे कहते हैं, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। शक्ति संतुलन का सिद्धांत, एक अंग दूसरे अंग को संतुलित करता है, और यही शक्ति संतुलन का सिद्धांत डेमोक्रेसी का आधार है। आपको याद ही होगा कि पूरी दुनिया में बहुत सारे लोकतंत्र हैं आए 1947 के बाद से। आप देखें तो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, पूरे ग्लोब पर बहुत सारे देशों ने आज़ादी को ऑब्टेन किया, आज़ादी को हासिल किया। लेकिन बहुत कम ऐसे देश हैं जहां लोकतंत्र की जड़ें अभी भी हरी भरी हैं। आप सबको छोड़िए, साउथ एशिया में ही देख लीजिए, पाकिस्तान को आप देखिए, आपका ही पड़ोसी। एशिया की अगर बात करें, बगल में चाइना है, उसको देख लीजिए आप। तो भारत में अगर लोकतांत्रिक जड़ें इतनी गहरी हैं और लोकतंत्र इतना मजबूत है कि कोई सरकार अगर थोड़ा सा भी अलोकतांत्रिक काम करती है तो यहाँ की जनता की चेतना में ये बात है कि हम डेमोक्रेटिक समाज हैं, हम लोकतांत्रिक समाज हैं, और उस कदम के खिलाफ यहाँ की जनता जाती है। तो अगर लोकतांत्रिक तरीके से ये देश चल रहा है तो इसमें इन सिद्धांतों का भी बहुत बड़ा रोल है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ।
यानी शक्ति संतुलन का सिद्धांत। हमारे जो आईन बनाने वाले प्रणेता थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बैठने वाले लोग थे, वो सब बहुत भविष्य देखते थे, वो 100 साल आगे की सोचते थे। उनको पता था कल देश के समक्ष क्या क्या समस्याएं आएंगी। उन्होंने हर वर्ग के हितों पर फोकस किया, दलितों पर फोकस किया, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, इसके अलावा आर्टिकल 338, 340, ये सब आप देखोगे। अल्पसंख्यकों के बारे में सोचा, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 आप देख लीजिए। महिलाओं के बारे में सोचा, बराबरी की बात की, पंचायती राज की बात की, किसानों के बारे में सोचा, गांवों के बारे में सोचा, आर्टिकल 40 है, पंचायतों की बात की। बाद में 72 और 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज को संवैधानिक व्यवस्था का दर्जा दिया गया। यानी हमारे देश के संविधान निर्माता ये जानते थे, ये समझते थे कि क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, और उन समस्याओं को टैकल करने के लिए उन्होंने बहुत अध्ययन किया था। और 1947 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे पास आई, हमारे समक्ष आई, वी आर वेरी लकी टू हैव सच विजनरी पर्सन्स। They saved our constitution. They saved our constitution. And we are very lucky. They have vision. They have wisdoms. They have thoughtful process to obtain a country like this, जहां हम आज हैं आज। तो ये एक पूरी व्यवस्था है। इस पूरे सिस्टम को जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ये सारी चीजें आप इस तरह से देखेंगे। संविधान की रक्षा करती है अगर न्यायपालिका, मैं ये बात कह रहा हूं, तो इसका मतलब है कोई भी असंवैधानिक काम होगा, न्यायपालिका डंडा लेकर खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सॉवरेन। ब्रिटेन और भारत की संसदीय व्यवस्था में, ब्रिटेन और भारत की राजनीतिक व्यवस्था में एक बेसिक डिफरेंस है, और वो बेसिक डिफरेंस ये है कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट सॉवरेन है, चूंकि लिखित संविधान जैसा वहां नहीं है। लेकिन भारत में क्या सॉवरेन है? भारत में कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन है। ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है और भारत में गणतांत्रिक लोकतंत्र है। यानी हमारा संवैधानिक मुखिया लोगों द्वारा चुना जाता है इनडायरेक्टली, राष्ट्रपति या राज्यपाल अगर राज्य के स्तर पे आप देखोगे तो, और उनका संवैधानिक जो मुखिया है वो राजा होता है, जैसे जापान में भी ये सिस्टम है। तो ये बहुत खूबसूरत हमारा संविधान की रक्षा करता है, संविधान की व्याख्या भी करता है। कई सारी चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं ठीक से प्रेजेंट की गई है या कम प्रेजेंट की गई हैं, जैसे मान लीजिए कि एक प्रोटेस्ट है, एक चीज होती है राइट टू प्रोटेस्ट। तो राइट टू प्रोटेस्ट क्या किया गया? राइट टू प्रोटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्रोटेस्ट इज द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। जैसे राइट टू प्राइवेसी की बात किया जाए, राइट टू प्राइवेसी 2017 का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज द पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, जीवन जीने के अधिकार का हिस्सा है। 2020 में एक जजमेंट आया था जिसमें कहा गया कि राइट टू इंटरनेट इज द पार्ट ऑफ राइट टू इंटरनेट इज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी के संदर्भ में इंटरनेट का एक्सेस, इंटरनेट की आज़ादी भी फंडामेंटल राइट है। तो इस तरह से चीज़ें, इस तरह से बहुत ऑर्गेनिक तरीके से, बहुत वैज्ञानिक तरीके से, बहुत मेहनत, बहुत श्रम के बाद हम आज यहाँ हैं। तो ये चीज़ हमने इसलिए बताई आपको ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ताकि सब्जेक्ट पे जब हम फैक्ट्स पढ़ें तो आपको दिक्कत ना हो और आप अच्छे से चीज़ों को समझ जाएं। तो कानून बनाने का अधिकार हम यहाँ पे बात कर रहे थे, चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद पूरे भारत या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है तथा किसी राज्य का विधानमंडल उस संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी कारनामे, समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र को अधिकार देता है। अगर अनुच्छेद 256 की हम बात करते हैं तो क्या है ये? प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों का अनुपालन सुनिश्चित हो।
अब अनुच्छेद 257 की अगर हम बात करें कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा ताकि वह संघ की कार्यकारी शक्ति के अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न डाले। अगर अनुच्छेद 262(1) की हम बात करें तो संसद को किसी अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी में पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संदर्भ में किसी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय करने की शक्ति निहित की गई है। अब अगर भारतीय संविधान के भाग 11 की बात करें हम, तो भाग 11 केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। अनुच्छेद 245 से 255 केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंध की बात करता है। यानी 245 से 255 केंद्र और राज्य संबंध में विधायी संबंध कैसे होंगे, इसकी व्याख्या करता है। संसद और विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती हैं उनका उल्लेख 7वीं अनुसूची में है, 7th अनुसूची में है। राज्य सूची में शामिल विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार देने वाले प्रस्ताव को राज्यसभा में पारित होने के लिए उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत और मतदान आवश्यक है। यानी अगर कोई राज्य सूची का विषय है और राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो उस पर संसद कानून बना सकती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा कनाडा देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना ली गई है। अनुच्छेद 249 की अगर हम बात करें तो राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करने के लिए राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करता है। वन्यजीव संरक्षण 1972 राज्य सूची में किसी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए राज्यों द्वारा अनुरोध करने के बाद संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों का उदाहरण है। अब अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 की बात करें तो केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध की बात करता है। यानी 245 से 255 ये विधायी संबंध की बात करता है केंद्र और राज्यों के बीच, और 256 से 263 प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप की बात करता है। अनुच्छेद 263 में अंतर राज्य परिषदों की स्थापना का प्रावधान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। भारत में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1990 में भारत के राष्ट्रपति ने अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, वही चीज है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत गठित अंतरराज्य परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अंतरराज्य परिषद एक संवैधानिक निकाय है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल 263 आर्टिकल 263 के तहत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थानीय सरकार और शहरी विकास के लिए केंद्रीय परिषद का गठन वर्ष 1954 में किया गया था। वर्ष 1969 में केंद्र राज्य संबंधों पर राजमन्नार समिति का गठन किया गया था तमिलनाडु सरकार द्वारा। वर्ष 1983 में सरकारिया आयोग को केंद्र राज्य संबंधों पर अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए गठित किया गया था। 2007 में केंद्र राज्य संबंधों के बारे में अध्ययन करने के लिए पुंछी आयोग का गठन किया गया था। अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्र राज्य संबंधों पर द्वितीय आयोग के अध्यक्ष KM पुंछी थे। स्थानीय शासन यानी पंचायती राज की बात अब आ गई है। पंचायती राज की बात करते हैं। पंचायती राज की बात करने से पहले थोड़ी सी भूमिका पर हम बात करेंगे और कल से इसकी फैक्चुअल डिटेलिंग पर बात हम करेंगे। तो पंचायती राज के संदर्भ में बात करने से पहले हम थोड़ी बातचीत करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ, हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि भारत प्राचीन काल से ही भारत के गांव समृद्धि का केंद्र रहे हैं। गांव में किसानी, खेती वगैरह होती रही है। और भारत के संविधान निर्माता 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और संविधान सभा गठित हुई, और गठित होने के क्रम में ये जानते थे कि भारत में अगर भारत को आगे बढ़ाना है, अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, भारत को विकसित बनाना है, तो वो जानते थे कि भारत के गांवों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। और भारत के गांवों को सबसे ज़्यादा फोकस करने का अगर किसी ने काम किया तो उनका नाम था MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी ये मानते थे कि भारत के गांवों को आत्मनिर्भर होना चाहिए और भारत के गांवों के पास सामर्थ्य है, और अगर भारत के गांवों के पास सामर्थ्य है तो भारत के गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भी प्रयास स्टेट कर सकता है तो स्टेट को करना चाहिए। क्योंकि हम संसदीय लोकतंत्र के रूप में अपनी शक्तियों को अडॉप्ट कर रहे थे, संसदीय लोकतंत्र के मामले से आगे बढ़ रहे थे, और इसमें भी हम
नेहरू ने जो मॉडल अडॉप्ट किया उस मॉडल में हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? जहां कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दो तरह की विचारधाराएं होती हैं, आपको पता है। कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म ये माना जाता है कि जो उत्पादन होता है, जो प्रोडक्शन होता है, वो व्यक्तिगत हाथों के माध्यम से होना चाहिए, यार यानी व्यक्ति केंद्रित होना चाहिए। जैसे मैं मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड है, कैमरा है, लाइट है, बगल में इधर लाइट है, ये पोडियम है, सब कुछ व्यक्तिगत हाथों के द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। इवन सड़क, यह सब कुछ कैपिटलिज्म ये मानता है। कैपिटलिज्म का मानना है कि उत्पादन के साधन व्यक्तियों के द्वारा उनका निर्माण होना चाहिए। और सोशलिज्म ये मानता है कि नहीं, उत्पादन के साधन राज्य के द्वारा निर्मित होने चाहिए। सोशलिज्म के अपने तर्क हैं, कैपिटलिज्म के अपने तर्क हैं। कैपिटलिज्म मानता है कि प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अगर चीजें चलती हैं, 10 कंपनियां, 20 कंपनियां, 25 कंपनियां, 40 कंपनियां, 100 कंपनियां बन जाएंगी, एक ही प्रोडक्ट बनाएंगी, तो जो सबसे सस्ता प्रोडक्ट होगा जनता उसको खरीदेगी और प्रतिस्पर्धा में मूल्यों का ह्रास भी होगा, कम मूल्य पर वस्तुएं मिलेंगी। और सोशलिज्म का मानना है कि नहीं, कई बार जनता की परचेजिंग पावर इतनी नहीं होती है, तो हम व्यवस्था को इस तरह निर्मित करेंगे कि आम जनता के हित में वो व्यवस्था निर्मित हो। और आम जनता यानी आम लोग, मजदूर, किसान, छात्र और जो भी ऑपरेस्ड क्लास के लोग हैं, वो उस व्यवस्था के माध्यम से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। जैसे ट्रेन की बात कर लिया जाए कि अगर ट्रेन भारत सरकार के हाथ में है, स्टेट ओनरशिप उस पर है, तो आपके लिए ट्रेन का किराया उतना महंगा नहीं है। लेकिन अगर ये प्राइवेट हाथों में आ जाए तो ट्रेन का किराया, आप दिल्ली में पहुंचने के लिए आपको AC 3rd ईयर 1100-1200 का पड़ता है, जनरल 500-600 का पड़ता होगा या 500 के आसपास का। अगर यही किसी बिजनेसमैन के अंदर आ जाए तो हो सकता है कि किराया 2500-3000 रुपये हो जाए जनरल का, यानी स्लीपर का, और AC में जो है आपको 4000-5000 रुपये भी खर्च करने पड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि सोशलिज्म ये मानता है कि राज्य का दायित्व है कि हम चूंकि लोक कल्याणकारी राज्य हैं, तो राज्य का दायित्व है कि कम पैसे में अच्छी सुविधाएं मिल पाएं आम जनता को। तो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में दोनों में खामियां थी। तो नेहरू जी ने क्या किया कि इन दोनों की ही चीजों को अडॉप्ट किया। कुछ अच्छी चीजें जो कैपिटलिज्म की उनको लगी और कुछ अच्छी चीजें सोशलिज्म की जो उनको लगी, उन्होंने अडॉप्ट किया। अब इस पूरे मॉडल में गांधी चूंकि मानते थे कि गांव आत्मनिर्भर हों, और ये कोई बुरी बात नहीं है। राम राज्य की बात करते थे गांधी, ग्राम स्वराज्य की बात करते थे। एक शब्द है ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज यानी गांवों के पास अपनी ऑटोनॉमी हो, अपनी पॉलिटिकल बॉडी हो, अपनी राजनीतिक सत्ता हो, और अपने राजनीतिक सत्ता के माध्यम से वो संचालित हो, आगे बढ़ें, खेती किसानी करें, प्रोडक्शन करें, जो भी करें, आत्मनिर्भर हों। और इन सारी चीजों को एम्फेसिस करके भारत के संविधान निर्माताओं ने एक आर्टिकल 40 में इसको रखा। अब आर्टिकल 40 आता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4, भारतीय संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 40 में पंचायती राज की स्थापना की बात होती है। बाद में 1959 में आंध्रा के किसी गांव से या राजस्थान के नागौर से शायद शुरुआत होती, हाँ, राजस्थान के नागौर से पंचायती राज की शुरुआत होती, बाद में आंध्रा, MP फिर पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला स्टेट बनता है, वो अलग कहानी है। तो ये आर्टिकल 40 के माध्यम से शुरुआत तो हो गई, गांवों में प्रधानी वगैरह का चुनाव होता था, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी। सालों तक ये चीज होती रही और बहुत सारी कमिटीज बनी, बलवंत राय मेहता कमेटी बनी और कई और कमिटीज बनी, और इन कमिटीज के रिकमेंडेशन को कई बार सरकार खारिज कर देती थी, कई बार कमेटी ऐसी बताती थी बातें तो अव्यवहारिक होती थी, और धीरे धीरे 1990 का दशक आ गया। और बाद में 1992 में जब 92 आया तो 72nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। और भारत में एक अनुसूची भी जोड़ी गई और एक उपभाग भी, संवैधानिक दर्जा मिला।
और इस संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद फिर जो है और सशक्त हो गई चीजें, और इसी भी संवैधानिक दर्जे में 29 विषय गांव को दिए गए, और 29 विषय के साथ साथ महिलाओं को 33% आरक्षण की बात की गई। और इनको नियोजित करने के लिए राज्य वित्त आयोग की भी अनुशंसा की गई। राज्य वित्त आयोग की बात भी की गई, राज्य वित्त आयोग की बात की गई। हालांकि शुरुआत में पॉलिटिकल पार्टीज को इनसे दूर रखा गया, लेकिन अब धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज का इन्फ्लुएंस इन चीजों में बढ़ रहा है। इस तरह से भारत ने पंचायती राज व्यवस्था को कायम रखा। भारत में पंचायतें आप वो एंशिएंट हिस्ट्री उठाएंगे तब भी आपको मिलेंगी। तो उस सातत्य को, उस सतत प्रक्रिया को, उस सतत सांगठनिक संरचना को आगे बढ़ाया गया भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा, और बाद में भारत सरकार ने या भारत की विधायिका ने उसकी इज्जत रखी, उस बात को कंसीडर किया कि इसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, और 1992 में जाकर भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाता है। तो ये कुल मिला के एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इसका। कल से हम फैक्चुअल डिटेल पर बात करेंगे। कल अगला लेक्चर जो होगा वो फैक्चुअल डिटेल पर होगा कि पंचायती राज व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें हैं, और इसको जल्दी से ख़त्म करके फिर मूल विधि का जो मेन एस्पेक्ट है उस पर बात करेंगे। आप लोग तैयारी करते रहिए और चीज़ों को आगे बढ़ाते रहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।